लेकिन अब देखना यह है कि आखिर हमारी त्रुटियां कहां हो रही, जो हम इस संघर्ष को धारदार तरीके से सरकार को मनवाने में और आरएसएस के एजेंडे को रोकने में हम असफल हो जाते हैं। चाहे आप कितना अच्छा डॉक्टर हो जाओ, आप कितना अच्छा इंजीनियर हो जाओ, आप कितना अच्छा विधायक हो जाओ, मंत्री हो जाओ, लेकिन आपके आजू बाजू कभी ये सुनने को नहीं मिलेगा कि ये व्यक्ति सक्षम व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति है। वो हमेशा कहेंगे कि ये तो आरक्षण प्राप्त व्यक्ति है और ये आरक्षण मिला, उसके कारण आज यहां तक पहुंचा, वरना इनकी योग्यता नहीं है। तो मौलिक अधिकार होते हुए भी इनके सामाजिक अधिकारों का ठीक से अधिकार नहीं मिला है, और उसी अधिकार को हम अब तक ढूंढ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और तरह तरह के सिविल सोसाइटी के लोग इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि आखिर हमारी त्रुटियां कहां हो रही, जो हम इस संघर्ष को धारदार तरीके से सरकार को मनवाने में और आरएसएस के एजेंडे को रोकने में हम असफल हो जाते हैं। तो मुख्तार मेरा जो मानना है कि जो जातीय स्ट्रक्चर है, जो जातीय धारणा है, ये धारणा के ऊपर घड़े के ऊपर घड़े, घड़े के ऊपर घड़े, घड़े के ऊपर घड़े जो रखे हुए हैं, उस घड़े को जब तक ले फोड़ेंगे नहीं, तब तक ले आप सामाजिक न्याय में न्याय के साथ आप विश्वास नहीं कर पाओगे और न्याय नहीं हो पाएगा। यदि जातियां का विकेंद्रीकरण हुआ है, तो जो वर्तमान सरकारें हैं, इसमें वेलफेयर के नाम पर, जन कल्याणकारी कामों के नाम पर उसने आपस में भी हम लोगों को बांटने का प्रयास किया है। यदि राजू जी अभी बोल रहे थे कि हमारी जो हक है, खास करके जो वेलफेयर के लिए दिए जाते हैं, वो आज से डाइवर्ट नहीं हो रहा है, और वो डाइवर्ट इस खूबसूरती से हो रहा है कि मुझे और सिंह सामाजिक के न्याय में विश्वास रखने वाले को पता ही नहीं चल रहा है। उसका चर्चा आप यदि देखें तो बिहार विधानसभा में यहां हम 2 जनप्रतिनिधि, 3 जनप्रतिनिधि यहां उपस्थित हैं, लेकिन 2 जनप्रतिनिधि गोपाल रविदास जी और मैं सामाजिक न्याय के पन्नों का ही एक अंग हो सकते हैं। लेकिन यदि हम इलेक्ट्रो प्रोसेस में जाते हैं और चुनावी प्रक्रिया में जाते हैं, तो क्या वहां वोट मांगने में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है? और ऐसा खुद हम लोगों ने महसूस करते हैं कि यदि आप चुनाव के प्रक्रिया में हैं और आरक्षित वर्ग के व्यक्ति हैं और आप आरक्षित क्षेत्रों से लड़ रहे हैं, तो आपके प्रति जो मानसिकता होगी बिल्कुल अलग होगी, और उस मानसिकता में आपसे क्या अपेक्षा करते हैं लोग? जो अपेक्षा उन लोग को होती है वो ये होती है कि ये बंदा जो उम्मीदवार है वो ये नहीं देखता कि राष्ट्रीय पार्टी का है, ये नहीं देखता कि ये अमुक पार्टी से है, वो ये देखता है कि किस व्यक्ति को कितना पैर छू के प्रणाम करता है, और जो व्यक्ति प्रणाम करेगा उसका शायद पहला पसंद होगा। इसलिए जो बाबा साहेब जो डुअल वोट का अधिकार मांगा था, आज वो बाबा साहेब को जब हम लोग चुनाव लड़ते हैं
तो ये सीधे महसूस होता है कि बाबा साहेब का दूरदृष्टि, जो आज उन्होंने जो पहले जो है उन्होंने जो भविष्यवाणियां की, आज वो भविष्यवाणियां सत्य साबित हो रही है। इसलिए आरक्षित वर्ग में आरक्षण प्राप्त लोगों के प्रति आज भी उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी क्षमता पर लोगों को शंका होता है। चाहे आप कितना अच्छा डॉक्टर हो जाओ, आप कितना अच्छा इंजीनियर हो जाओ, आप कितना अच्छा विधायक हो जाओ, मंत्री हो जाओ, लेकिन आपके आजू बाजू कभी ये सुनने को नहीं मिलेगा कि ये व्यक्ति सक्षम व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति है। वो हमेशा कहेंगे कि ये तो आरक्षण प्राप्त व्यक्ति है और ये आरक्षण मिला, उसके कारण आज यहां तक पहुंचा, वरना इनकी योग्यता नहीं है। तो एक संघर्ष हमारा इसके साथ भी कि आखिर हम मानसिक लड़ाई भी लड़े, आर्थिक लड़ाई भी लड़े, और आर्थिक लड़ाई लड़ने के लिए, मानसिक तौर से लड़ाई लड़ने के लिए, आर्थिक लड़ाई लड़ने से मंशा ये है कि यदि आप योग्य हैं तो आपके पास पढ़ने के भी पैसे नहीं हैं, आपके पास जो प्रावधान है, जो आपको स्कॉलरशिप दिए जाते हैं वो आज बंद है, और यदि वो सहारा है तो वो भी सहारा आपके साथ खत्म है। ये आप कब सोचेंगे? इसलिए ये यदि परिचर्चा हो रही है तो इस परिचर्चा में ये भी बात हो जानी चाहिए कि क्या हम संगठित हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि दलित की लड़ाई दलित लड़े, पिछड़ों की लड़ाई पिछड़ा लड़े, और ओबीसी की लड़ाई ओबीसी लड़े। और जिस दिन ये जो बातें जब तक ले चलती रहेगी, तब तक आप सामाजिक न्याय में किसी को हक नहीं दिला पाओगे, ऐसा मुझे मानना है, ऐसा मुझे अनुभव है। आप सामाजिक लड़ाई में अभी स्पष्ट है कि बिहार विधानसभा में जब हम लोग क्वेश्चन दलित हित के मुद्दे पर, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, पिछड़ों अति पिछड़ों के जो वाइटल मुद्दे हैं, ध्यान आकर्षण सूचना, गोपाल रविदास जी और शकील साहब यहाँ हैं, जब कोई भी दलित मुद्दे पर ध्यान आकर्षण सूचना लेकर के हम लोग चर्चा कराना चाहते हैं तो वहां भी डिस्क्रिमिनेशन है, वो जल्दी चर्चा में नहीं आती और स्वीकृति ही नहीं मिलती। अब चर्चा किस पर करोगे? अभी हाल के दिनों में हम लोग नौकरी में जो प्रमोशन का मामला हम लोग हाल में उठाया था, जिसमें हमारे माले के भी माननीय सदस्य थे, हम भी थे, और जब चर्चा चलने लगी कि भाई आप हमारे जो नौकरी में प्रमोशन है आप सभी को दे रहे हो, लेकिन दलित पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के जो नौकरी में प्रमोशन है वो आप क्यों रोक रखा है, और हमारी उस प्रमोशन के आपने फ्रीज करके क्यों रखा है? सरकार ने जो है कोई जवाब देने में जो है उनकी मानसिकता साफा झलक रही थी, और उसकी जवाब जो है संसदीय कार्य मंत्री ये जो है विजय चौधरी जी दे रहे थे। गोपाल जी उस दिन थे कि नहीं थे? जिस तरह से वक्तव्य उनकी आई, ये सरकार जो है सामाजिक न्याय के धारे पर चलने वाली, लेकिन एक आरक्षित वर्ग के प्रमोशन में जो रोक के रखी है उस पर बात करने की सही उत्तर नहीं दे पाई, और जो पदाधिकारी ने लिख करके दिया वही पढ़ करके उन्होंने अपने आप को संतुष्ट कर लिया। लेकिन हम लोग जितने भी माननीय सदस्य थे आज भी संतुष्ट नहीं, जिसकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। दूसरी कि आप यदि आरक्षण की बात करते हैं तो हमारी बैकलॉग कहां जा रही है?
हमारी बहालियां तो हो नहीं रही। और जब आरक्षित वर्ग के लिए जब आरक्षण के प्रावधान है, जब हमारा संविधान मौलिक अधिकार दिया है, तो हमारी जो आरक्षित वर्ग का पदों पर बैकलॉग है, उस बैकलॉग को क्या हो रहा है और हम लोग चुप बैठे हैं, इस पर कोई आंदोलन को तैयार नहीं है। इसलिए मैनिफेस्टो कमेटी में जगदीश बाबू यहाँ है, इसको भी पॉइंट आउट होनी चाहिए कि यदि हमारी महागठबंधन की सरकार आएगी तो बिहार के राज्य के अंदर जो पढ़ने वाली आरक्षित वर्ग के नौकरियों में जो प्रमोशन को फ्रीज करके रखा है, उसको हम लागू करेंगे, लागू करेंगे, लागू करेंगे। दूसरा है, हम 200 बिजली माफ करने की चर्चा कर रहे हैं और मैनिफेस्टो में भी आएगा। लेकिन अभी हम लोगों को एक बात और जोड़ना है, जो बहुत ताकत से जोड़ने की जरूरत है, कि 200 जो बिजली बिल के यूनिट हम माफ करेंगे, उसके साथ साथ दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, जिसको एक बॉल जलाता है, जो एक परिवार एक चौकी पर रहता है, एक परिवार नीचे सोता है और उसके घर में जो है 1,90,000, 70,000 इस तरह का जो बिजली, जो अधिकता बिजली आई है और साथ साथ FIR है, उसको भी हम माफ करेंगे और उनके साथ उनको केस को भी वापस लेंगे। ये बहुत जरूरी है कि जो आदमी दिहाड़ी करता है और उसके घर में एक बॉल जलता है और उसको बिल आप जो है 5 साल पीछे से दे करके और उस पर केस के लाद करके और उसको हरासमेंट कर करके और आपने बिजली भी काट दिया और उसको केस भी दे दिया और आपने 70,000 जितना मनमानी हुई उससे आपने उसको दागदार बना दिया, मोहल्ले में उसको जो है एक चोर बना दिया। इसलिए ये भी हम करेंगे कि यदि महागठबंधन की सरकार आएगी तो हम उनके साथ जो फाइन के पैसे हैं, साथ साथ उनको FIR जो हुए हैं, केस भी हम वापस लेंगे। ये एजेंडे में हम साथ साथ शामिल करना चाहते हैं। तीसरी जो हमारी महत्वपूर्ण विषय है, मैं कम समय लेते हुए अंत में 1-2 बातें हम कह देना चाहते हैं कि सामाजिक लड़ाई के जो हमारा बिहार में जातीय आधारित जनगणना हुई और इस जनगणना में हम लोगों ने 17 माह का महागठबंधन की सरकार थी और हम लोगों ने ठोस कदम उठाया और उसके तहत हम लोगों ने आरक्षण के दायरे को बढ़ाया। आखिर वो कौन लोग हैं कि हम लोगों की सरकार रहते हमने आरक्षण का प्रावधान को बढ़ाया और उसमें जो 50% का सीमा थी उसको हम लोगों ने 65% किया और एक साजिश के तहत इसको न्यायालय में चुनौती दी गई और आज ये हालत है कि बीजेपी के समर्थित सरकार, JDU की सरकार यहाँ जो काम कर रही है, उस आरक्षण को जो है जानबूझ के डिरेल कर करके रोक के रखा है। इसलिए हमारी सरकार आएगी और राहुल जी ने स्पष्ट कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो तेलंगाना जैसे जो आरक्षण है उसी मॉडल को हम बिहार में लगाएंगे और बिहार में इसको इम्प्लीमेंट कर करके और इसको जारी करेंगे। अंत में हम ये भी बात कह दें कि हम आगामी चुनाव बिहार विधानसभा में कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूपेण से पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित के साथ खड़ा है और जब तक ले राहुल जी हैं, जब तक ले मैं हूं, आपकी हिस्सेदारी ST SC OBC की हिस्सेदारी एकदम पिछड़ों, अति पिछड़ों के वाजिब मिलेगी। इस मंच से मैं बोल के जा रहा हूं, आपको केवल संघर्ष करने की आवश्यकता है, बाकी हिस्सेदारी की बात हम पर छोड़ दीजिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी पर छोड़ दीजिए।
आदरणीय प्रभारी जी पर छोड़ दीजिए, शकील साहब पर छोड़ दीजिए, लेकिन आपको साथ ही साथ सरकार बनाने के लिए सब कुछ भूल करके आपको जो है आगे आना होगा, ताकि आपकी हिस्सेदारी सफलतापूर्वक जो है उसका परिणाम मिल सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।